स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ। उसी जोश और खरोश के साथ मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपको पता है, हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है कल से, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। और उसके अपन ने जो मेन टॉपिक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, सत्याग्रह के बारे में पढ़ा अपन ने, और जलियांवाला बाग वाली घटना के बारे में पढ़ा, खिलाफत के बारे में पढ़ा। तो कई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े। वो वीडियो ज्यादा लंबा बना, लेकिन बच्चों ने देखा कि वो ज्यादा उसको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, जबकि मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छी तरह से वो चीजें समझाऊं। आज मैं प्रयास करूंगा, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन आज, इसीलिए वीडियो में आप पूरा बना रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मोमेंट। कौन से मोमेंट की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मोमेंट की। कौन से मोमेंट की बात कर रहे हैं? नॉन कोऑपरेशन मोमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि जिन जिन सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस आंदोलन में, उनका इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या था। वैसे तो गांधी जी ने, आपको पता है, आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए चलाया था, लेकिन जिन सोशल ग्रुप्स ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया उनका मकसद अलग था, यानी स्वराज नहीं था, उनका मतलब इससे अलग था। तो उन्होंने उनको फुलफिल करने का क्या किया, प्रयास किया। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन दोनों मूवमेंट एक साथ शुरू हुए थे, यानी नॉन कोऑपरेशन और जो आपका खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, जनवरी 1921 में स्टार्ट हुए थे, जनवरी 1921 के अंदर स्टार्ट हुए थे। तो इसमें जो अपन पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द मोमेंट इन द टाउन्स की बात करेंगे। टाउन में आंदोलन कैसे मतलब कि एक्टिवेट हुआ और किस तरह से किन किन ने पार्टिसिपेट किया और किस तरह से फिर ये आगे फॉरवर्ड हुआ। तो अगर हम टाउन की बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत, तो टाउन के अंदर ये जो आंदोलन है, मिडिल क्लास वाले जो थे, मिडिल क्लास वालों के द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और जैसा गांधी जी ने कहा था वैसा ही करने का प्रयास किया। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, बॉयकट वाली बात करी थी, तो क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने स्कूल और जो कॉलेजेस थे, ठीक है, कौन से स्कूल और कॉलेजेस, जो ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस थे, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस थे, उनका उन्होंने क्या किया, बॉयकट किया, यानी उनका बहिष्कार किया। ठीक है, ध्यान में आया। स्टूडेंट जो थे, जो ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ते थे, उन्होंने इनका क्या किया, बॉयकट किया, इनका बहिष्कार किया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स और जो हेडमास्टर्स थे, टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, जो ये ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज थे, यहां से क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ध्यान देना इसके ऊपर, अपन क्या करने लग रहे हैं कि भाई कौन कौन बॉयकट कर रहे हैं। फिर जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, लॉयर जो थे, ठीक है, उन्होंने भी जो ब्रिटिश कोर्ट थे, जो ब्रिटिश कोर्ट थे, उन ब्रिटिश कोर्ट का उन्होंने क्या किया, बॉयकट किया कि भाई हम तो यहाँ पर क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। किन्होंने कहा ये बात, जो लॉयर्स थे, अपने देश के जो लॉयर्स थे, जो ब्रिटिश कोर्ट के अंदर क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने भी बॉयकट कर दिया। टीचर और हेडमास्टर जो थे, उन्होंने भी अपने पदों से रिजाइन दे दिया। जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कूल और कॉलेज को क्या कर दिया, बॉयकट कर दिया। कौन से स्कूल और कॉलेज को, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज को उन्होंने क्या किया, बॉयकट किया। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर काउंसिल इलेक्शन का भी क्या किया गया, काउंसिल जो इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है, काउंसिल इलेक्शन का भी क्या किया गया, बॉयकट किया गया, यानी कि उनका भी बहिष्कार किया गया। किनका, काउंसिल इलेक्शन का। कौन सा आंदोलन शुरू होने के बाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ, उसके बाद काउंसिल इलेक्शन का भी क्या किया गया, बॉयकट किया गया। एक्सेप्ट मद्रास, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़कर। मद्रास जिसको आज अपन किसके नाम से जानते हैं, चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यानी मद्रास को छोड़कर सभी जगह काउंसिल इलेक्शन का क्या हुआ, बॉयकट हुआ। और मद्रास में भी किन्होंने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकट नहीं किया, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, नॉन ब्राह्मण जो थे, जो नॉन ब्राह्मण्स थे मद्रास के, ठीक है ना,
नॉन ब्राह्मण जो थे उन्होंने काउंसिल इलेक्शन जो होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शन जो होने वाले थे, उन काउंसिल इलेक्शन का नॉट बॉयकटेड, यानी उन्होंने उसको बॉयकट नहीं किया। किन्होंने नहीं किया, दोबारा देख लीजिए, जो नॉन ब्राह्मण थे, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक अलग से क्या करी थी, सेपरेट पार्टी भी बनाई थी। इन्होंने एक सेपरेट, इन्होंने क्या बनाई थी, पार्टी भी बनाई थी। उस पार्टी का नाम आपको पता है क्या है, जस्टिस पार्टी। क्या पार्टी का नाम क्या था, जस्टिस पार्टी था, ताकि ये काउंसिल इलेक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। अब सवाल ये आता है कि ये काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते थे, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इससे पहले मोस्टली जो पावर होती थी, ठीक है, वो किन के पास होती थी, ब्राह्मण्स के पास होती थी। और जो ब्राह्मण थे वो अब क्या करा था, उन्होंने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकट कर दिया था। तो इनको लगा ये अपने पास अच्छा मौका है क्या करने का, पावर प्राप्त करने का। इसीलिए मद्रास के अंदर जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको छोड़कर बाकी सबने क्या करा था, काउंसिल इलेक्शन का क्या किया था, बॉयकट किया था। आई बात समझ में, क्या बताया मैंने, स्टूडेंट ने स्कूल और कॉलेज का बॉयकट किया, टीचर और हेडमास्टर जो थे उन्होंने ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज से रिजाइन कर दिया, लॉयर जो थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट का बॉयकट किया। इसके अलावा मोस्टली जो काउंसिल इलेक्शन उनका बॉयकट हुआ केवल मद्रास को छोड़कर, और मद्रास में भी किन्होंने बॉयकट नहीं किया, जो नॉन ब्राह्मण थे। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि इस बार पावर उनके पास आए, क्योंकि मोस्टली पावर किन के पास होती थी, ब्राह्मण्स के पास। इसीलिए उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी बनाई, ताकि वो काउंसिल इलेक्शन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। समझ में आ गया। और शहर में इस आंदोलन की शुरुआत किन के द्वारा हुई, मिडिल क्लास वालों के द्वारा शुरू हुई। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ, जनवरी 1921 के अंदर। तो एक चीज आपको क्लियर हुई अच्छी तरह से, यानी शुरू में जो बताया था गांधी जी ने, बॉयकट वाला जो सिस्टम है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉयकट वाला सिस्टम है स्टार्ट हो रहा है। अब इस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, और भी देखिए इसके आधार पर क्या क्या होता है उनके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधार पर। जैसे अपन ने पढ़ा था कि फॉरेन गुड्स को कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ की बात हो रही है। जैसे फॉरेन क्लॉथ है, ठीक है, जो विदेशी, यानी ब्रिटेन में जो कपड़ा बनकर आता था उसको क्या कर दिया, उसका ढेर लगाकर उसको बॉनफायर, यानी उसको क्या कर दिया गया, जला दिया गया, ठीक है, किसको, फॉरेन क्लॉथ्स को। इसके अलावा जो लिक्वर शॉप्स थी, यानी जो शराब की दुकानें थी, उनकी क्या की गई, पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी ब्रिटिश शराब की दुकानें हैं या इस तरह की फैक्ट्री वगैरह हैं, वहां पर लोगों को जाने से क्या किया गया, रोका गया कि भैया आप जाकर इन चीजों को वहां पर जाके ना खरीदें, किनको, भारतीय लोगों को, ठीक है। इसके अलावा विदेशी कपड़ों का ढेर लगाकर उसको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। हमारे देश के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी जो थे, उन्होंने भी हमारे देश के लोगों का क्या दिया, साथ दिया। उन्होंने कहा ना तो हम बाहर से कोई फॉरेन गुड्स यानी कपड़ा या गुड्स है उसको इंपोर्ट करेंगे, ना ही उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी उसको बेचेंगे। उन्होंने साफ साफ क्या कर दिया, इस चीज के लिए मना कर दिया। जिस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी लॉस हुआ। कैसे, अपन किस चीज से बात करें, जैसे हम 1921 से 1922 की बात करें, 1921 से 1922 के बीच के समय की अगर अपन बात करें, तो क्या देखने में आता है कि पहले यहाँ पर जो कपड़ा इंपोर्ट होता था, वो यहाँ पर इंपोर्ट होता था 102 करोड़ रुपीस का, ठीक है। इस समय से पहले 102 करोड़ रुपीस का कपड़ा क्या होता था, इंपोर्ट होता था। लेकिन इस आंदोलन के चलने के बाद वो घटकर कितना रह गया, आधा रह गया, यानी अब केवल 57 करोड़ रुपए का ही कपड़ा क्या हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था। तो यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा यानी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या क्या देखा अपन ने, वो बॉयकट वाला देख लिया। उसके बाद में हमने देखा फॉरेन क्लॉथ है उसका ढेर लगाकर जला दिया गया, लिक्विड शॉप से उनकी पिकेटिंग की गई। इसके अलावा हमारे देश के जो व्यापारी थे उन्होंने भी क्या किया, जो विदेशी कपड़ा या वस्तुएं मंगाने से साफ साफ मना कर दिया, ना तो मंगवाएंगे ना उसको हमें बेचेंगे। जिस वजह से इकोनॉमिकली अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1921 से 1922 के बीच में हमने देखा क्या हुआ, पहले 102 करोड़ रुपए का कपड़ा इंपोर्ट होता था, फिर मात्र कितने रुपए का कपड़ा इंपोर्ट हो रहा था, 57 करोड़ रुपए का कपड़ा क्या हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था। तो ये सारी चीजें क्या की गई, उस बॉयकट वाले सिस्टम के अंतर्गत की गई। लेकिन ये जो है ना ज्यादा समय तक नहीं चला। कैसे नहीं चला, अब उसकी बात कर लेते हैं अपन। इसमें एक और चीज जो आपको बतानी है
ये जो बॉयकट वाला जो सिस्टम था, ये बॉयकट वाला जो मूवमेंट चला था, ये सिस्टम जो चला था, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चला, यानी लंबे समय तक नहीं चला। कहां पर? टाउन्स के अंदर। तो फिर क्या हुआ, जैसे जो पुअर पीपल थे ना, जो गरीब लोग थे, पुअर पीपल, ठीक है, ये आंदोलन चलने से पहले वो मोस्टली क्या करते थे, जो मील मेड क्लोथ्स होते थे, जो मील मेड क्लोथ्स होते थे, उनका वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होते थे, चीप होते थे, सस्ते होते थे। लेकिन जब ये आंदोलन चला, कौन सा आंदोलन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, तो उन्होंने कौन सा कपड़ा काम में लेना शुरू कर दिया? खादी का कपड़ा काम में लेना शुरू कर दिया। खादी का कपड़ा जो होता था वो क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। तो कुछ समय तक तो उन्होंने उस कपड़े का क्या किया, प्रयोग किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तो दोबारा से जो मिलों में जो कपड़ा बन रहा था ब्रिटेन की मिलों में और यहाँ आकर सस्ता बिक रहा था, दोबारा उन्होंने उनको खरीद कर और क्या करना शुरू कर दिया, काम में लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे खादी का कपड़ा कम काम में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था। सेम टू सेम चीज इनके साथ भी, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए आपके, टीचर्स हो गए आपके, लॉयर्स हैं, ठीक है, इन्होंने भी ऐसा किया। क्या किया, देखिए क्या था कि जब हमारे देश के स्टूडेंट्स, टीचर्स और लॉयर्स ने जब ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का क्या किया था, बॉयकट किया था, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोर्ट है, काउंसिल है, तो उसी समय क्या था कि इसी तरह के इंडियन इंस्टीट्यूट जो हैं, ठीक है, इसी तरह के इंडियन इंस्टीट्यूट क्या किए जाने चाहिए थे, ओपन किए जाने चाहिए थे। किस तरह के इंस्टीट्यूट? इंडियन स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है ना, कोर्ट हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे वो मतलब काफी समय बाद हुआ, तब तक क्या हुआ, धीरे धीरे वापस इन्होंने, जैसे हमारे देश के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने दोबारा स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करने शुरू कर दिए, टीचर्स, हेडमास्टर ने भी ऐसा किया, जो लॉयर्स थे उन्होंने दोबारा ब्रिटिश कोर्ट के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो घटनाक्रम हुआ, कहां पर हुआ, टाउन्स में हुआ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि किस तरह से मिडिल क्लास वालों ने शुरुआत करी, ठीक है, फिर किन किन ने बॉयकट किया और क्या क्या एक्टिविटीज की गई, फिर ये ज्यादा समय तक ऐसा नहीं हो पाया, क्या वजह थी कि धीरे धीरे फिर इन्होंने ये मतलब बॉयकट वाला जो मोमेंट था, सिस्टम था, धीरे धीरे क्या होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया, कहां पर, टाउन्स के अंदर। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाउन के अंतर्गत कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, वहां पर टाउन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हुई इस मूवमेंट के आधार के ऊपर। अब अपन जो अगला टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट के अंदर जो अगला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। टॉपिक का नाम है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ये आपका क्या है, टॉपिक है, ठीक है। अब अपन देहाती क्षेत्र की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन, जैसे शहरों से शुरुआत हुई इस आंदोलन की, फिर धीरे धीरे ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होने लग गया, फैलने लग गया, जिसमें हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे कि अवध के अंदर जो था ना ये आंदोलन कैसे फैला। तो अवध की अगर बात करें अपन, तो अवध के अंदर जो एक किसानों का आंदोलन था, पीजेंट्स का आंदोलन था, ठीक है, किसानों का आंदोलन था, किसके खिलाफ था वो भी बता देता हूं, ये अगेंस्ट अंग्रेजों के नहीं था, ये अगेंस्ट था आपके जो तालुकदार थे, तालुकदार जो थे और जो आपके लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था किसानों का, ठीक है, कहां पर, अवध के अंदर। अब सवाल ये आता है कि जो तालुकदार जो थे और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन्हीं के खिलाफ इन्होंने आंदोलन क्यों चलाया। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ गलत करते होंगे, जैसे इनसे क्या करते थे, बहुत ज्यादा हाई रेवेन्यू लेते थे, बहुत ज्यादा इनसे लगान लेते थे, ठीक है, कौन, तालुकदार और लैंडलॉर्ड, और भी इस तरह के बहुत सारे इनसे क्या किए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, है ना। इसके अलावा इनसे बेगार करवाया जाता था, बेगार। बेगार क्या होता है कि एक ऐसा प्रैक्टिस, ऐसी प्रथा होती है जिसमें आपसे काम करवाया जाता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वैसे ही पूछ लिया जाता है कि बेगार से आप क्या समझते हैं। तो इनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, बेगार करवाया जा रहा है, रेवेन्यू लिया जा रहा है। फिर क्या करते थे, जो टेन्योर होता था, ठीक है, टेन्योर जो होता था वो भी क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। मतलब क्या होता था कि भाई इनको जमीन देते थे किसानों को, फिर जैसे समयावधि
पूरी होने को आती थी तो टेन्योर क्या कर देते थे, वो खत्म कर देते थे। क्यों करते थे? ताकि भैया जमीन परमानेंटली इनकी ना हो सके, तो इसीलिए टेन्योर चेंज कर देते थे। बहुत सारे इनसे रेवेन्यू लिया जाता था, अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे, बेगार करवाई जाती थी। तो लोग यहाँ के किसान जो थे ना वो बहुत परेशान थे, किनसे? तालुकदार और लैंडलॉर्ड से। फिर आपको पता है 1921 के अंदर ये आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। तो लोगों को लगा कि इस आंदोलन के सहारे हम हमारी दिक्कतों को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस आंदोलन के आधार पर इनकी जो डिमांड्स थी, किनकी? पीजेंट जो थी, उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, देखिए ये भी बता देता हूं मैं। इनकी डिमांड्स एक तो ये थी, रेवेन्यू ना लिया जाए, बेगार ना करवाया जाए, रेवेन्यू ना किया जाए, ठीक है ना, बेगार ना करवाया जाए। समझ में आ गई बात है? और जो था इनका, एक और जो था कि ये जो जितने भी तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स हैं, इनका क्या किया जाए, सोशल बॉयकट किया जाए, यानी इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। किनका? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स का। कौन कह रहे हैं? पीजेंट्स कह रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सारा का सारा जो घटनाक्रम हो रहा है, अब ये घटनाक्रम को लीड करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, जो इनकी डिमांड्स को बार बार रख रहा है, इनको मतलब कि प्रेरित कर रहा है कि भाई हाँ आपको इनके खिलाफ क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो वो एक क्या था, सन्यासी था। ठीक है, उस सन्यासी का नाम था बाबा रामचंद्र। क्या नाम था उस सन्यासी का? बाबा रामचंद्र उस सन्यासी का नाम था। और क्या है, इसको फिजी भेजा गया था। फिजी, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिजी भेजा गया था एज, ठीक है ना, इंडेंचरल लेबरर, इंडेंचरल लेबरर, ठीक है, एज ए इंडेंचरल लेबरर जो है, इसको क्या किया गया था, फिजी क्या किया गया था, भेजा गया था। इंडेंचरल लेबरर का मतलब होता है गिरमिटिया मजदूर, यानी बॉन्डेज लेबर की तरह, कि आपसे काम करवाया जाएगा लेकिन आपको उसका कोई मेहनताना नहीं मिलेगा, आपको बंधक की तरह रखा जाएगा। तो इसको कहां भेजा गया था, एज ए इंडेंचरल लेबरर? फिजी भेजा गया था। जैसे अगर अपन पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टरों के अंदर, जैसे मान लो अपना तो नहीं है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर इसके बारे में विस्तार से दिया हुआ है कि किस तरह से इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दूसरे देशों में क्या किया जाता था, भेजा जाता है। जैसे फिजी हो गया, साइलोन हो गया, ठीक है ना, कैरेबियन आइलैंड्स हो गए अपने आसाम वाले पार्ट के अंदर। तो इसको कहां भेजा गया था, फिजी भेजा गया था। तो इसको उनकी जो मतलब की यातनाएं होती हैं, या जो उनको जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है, उसका इनको अच्छी तरह से क्या था, एहसास था। तो इन्होंने इसको यहाँ पर क्या किया, लीड किया। कहां के किसानों को? अवध के किसानों को। किसने? बाबा रामचंद्र ने। तो ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या कहा कि सोशल बॉयकट किया गया, और इनको क्या की जाती थी, ये जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं और जो तालुकदार हैं, इनको नाई और धोबी की व्यवस्था भी दी जाती थी। नाई और धोबी की व्यवस्था, ठीक है, कि भाई इनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता था, नाई और धोबी की व्यवस्था दी जाती थी। तो ये निर्णय लिया गया कुछ पंचायत के अंदर, सम पंचायत के अंदर क्या किया गया, ये निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि भाई जो नाई और धोबी है, इसको क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इनको नाई और धोबी की व्यवस्था ना दी जाए। तो ये इनकी क्या थी, डिमांड्स थी। किनकी? जो अवध के किसान थे। किसके नेतृत्व में? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। बाबा रामचंद्र क्या था, एक सन्यासी था। उसके अलावा एज ए इंडेंचरल लेबरर इसको कहां भेजा गया था, फिजी भेजा गया था। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन ने पढ़े, इनको थोड़ा ध्यान दे। फिर क्या होता है, अक्टूबर के महीने के आसपास, ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं जून की महीने, जून 1920 की अगर अपन बात करें, कब की बात करें, जून 1920 की बात करें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो अवध जो है, ठीक है, यहां का क्या करने के लिए आते हैं, दौरा करने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कहां का दौरा करने के लिए आते हैं, अवध का दौरा करने के लिए आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ के जो पिजेंट्स होते हैं, ठीक है, पिजेंट जो है उनसे क्या करते हैं, कन्वर्स करते हैं, उनसे बातें करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, कन्वर्स करके, है ना, उनकी क्या करते हैं, आस्क देयर प्रॉब्लम्स। किताब में देखे तो ग्रीवनेसेस यानी दुख दर्द के बारे में पूछते हैं कि भाई आपके साथ क्या है, समस्याएं हैं। और उनकी जो समस्याओं के बारे में पूछने के बाद उनका हेल्प करने का पूरा क्या करते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि भाई मैं आपकी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। फिर क्या होता है, अक्टूबर के आसपास, ठीक है, अक्टूबर के आसपास यहां पर एक संगठन का गठन होता है, औद किसान सभा के नाम से, औद किसान सभा के नाम से। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ओद किसान सभा के नाम से यहाँ पर क्या होता है, एक संगठन का गठन होता है और हेडेड बाय, इसका जो हेड है यानी इसका जो प्रमुख है वो बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका हेड बनाया जाता है और एक बाबा रामचंद्र को। और इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिनको इसका क्या बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। और ये इतनी पॉपुलर होती है कि कुछ ही वीक्स के अंदर इसकी कितनी ब्रांचेज हो जाती हैं, 300 ब्रांचेज हो जाती हैं। किसकी, ओद किसान सभा की 300 ब्रांचेज क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। कहां पर, अवध के अंदर। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आना, इनसे बात करना, ठीक है। फिर ओद किसान सभा का गठन होना, इसका हेड किसको बनाया जाता है, कितनी इसकी ब्रांचेज बन जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि अवध के अंदर जो एक किसान आंदोलन हो रहा था, क्या कांग्रेस इसके प्रति इंटरेस्टेड थी, यानी कांग्रेस जो इसके प्रति रुचि दिखा रही थी कि नहीं दिखा रही थी। सवाल सुना आपने कि अवध के अंदर जो एक किसान आंदोलन हो रहा था, क्या कांग्रेस इसके प्रति इंटरेस्ट दिखा रही थी, तो इसका आंसर आएगा नो। कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस जो थी वो नॉट इंटरेस्टेड, रुचि नहीं दिखा रही थी। कारण क्या था कि यहाँ के जो अवध है, अवध जो है, ठीक है, यहाँ के जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो किसान था, उनका वे ऑफ मूवमेंट जो था, यानी आंदोलन करने का जो तरीका था, है ना, वो तरीका कांग्रेस को क्या नहीं था, पसंद नहीं था। अब सवाल आता है कि कैसे नहीं था। तो ये जो अवध के जो किसान थे, ये क्या करते थे, जैसे अटैक करते थे, ठीक है, किसके ऊपर अटैक करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मर्चेंट्स जो थे, किस, ठीक है, उनके घरों के ऊपर ये क्या करते थे, हमला करते थे, अटैक करते थे। कौन, अवध के जो किसान थे। इसके अलावा बाजार लूटेड, ये बाजारों को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे, बाजार लूट लूट के ले जाते थे। उसके अलावा जो ग्रेन होर्डिंग्स थी, ग्रेन होर्डिंग्स थी, ठीक है, उनको भी क्या करते थे, टुक अवे, वो भी क्या करके ले जाते थे, उठा उठा के ले जाते थे। अनाज के जो गोदाम में थे, उनमें जो अनाज रखा होता था उसको उठा उठा के ले जाते थे। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल जो लीडर्स थे, ठीक है, लोकल लीडर्स थे, उन्होंने जो है रोंग, ठीक है, रूमर्स फैला रखे थे, यहाँ पर गलत क्या है, अफवाह फैला रखी थी। क्या कि गांधी जी जो है ना, गांधी जी ने क्या लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। कौन कहते थे, यहाँ के लोकल लीडर। लेकिन गांधी जी का इस प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता था, बस ये है कि वो अपने हिसाब से क्या करते थे, इस तरह की सोच विकसित करके और क्या करना चाह रहे थे, अपनी जो समस्या है उनको क्या करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे। तो ये कौन से वाला हो गया, आपका अवध वाला हो गया। कि अवध के अंदर जो किसान आंदोलन था उसको लीड किसने किया, नेहरू जी कब आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिमांड्स होती हैं, जो तालुकदार होते हैं और लैंडलॉर्ड्स इनके साथ क्या गलत करते हैं, जैसे मैंने कहा रेवेन्यू लेना और भी बहुत सारे टैक्स लेना, बेकार करवाना, इनसे टेन्योर चेंज कर देना। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांगे भी यही थी कि आप हमसे रेवेन्यू मत लो, टैक्सेस मत लो, बेकार जो प्रैक्टिस है उसको अबोलिश किया जाए, ठीक है। कुछ जगह पर यह भी निर्णय लिया गया भाई ये जो आपके लैंडलॉर्ड्स वगैरह इनका सोशल बॉयकट किया जाए और इसके अलावा नाई धोबी वाली व्यवस्था बंद कर दी जाए। फिर ओद किसान सभा का गठन होना, उसकी 300 ब्रांचेस बन जाना। कांग्रेस इनके आंदोलन को लेकर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट्स के घरों पर हमला करना, बाजार लूट लेना, ग्रेन होर्डिंग से उनको अनाज को उठा उठा के ले जाना, लोकल लीडर्स का गलत इंफॉर्मेशन देना कि गांधी जी ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। तो ये अपन ने कहा पढ़ा, कंट्री साइड के अंदर जो अवध वाला पोर्शन था उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी अवध वाली वो सारी मैंने आपको आराम से समझा दी है। इनको अब किताब के आधार पर आप अच्छी तरह से देखते रहे, किताब लेके बैठे, मैं आपको एक एक चीजें बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उनको समझे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को आप चला चला के देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब अपन पढ़ेंगे गुडे मिल्स के बारे में। गुडे मिल्स, ठीक है, गुडे मिल्स कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। गुडे मिल्स कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब यहां पर कौन सा तरीका, इनको मिलिटेंट गोरिल्ला वाला जो तरीका था, मिलिटेंट, ठीक है,
जो गुरिल्ला वाला जो मेथड था, मिलिटेंट गुरिल्ला वाला जो मेथड था यहाँ के लोगों को, यानी इस आधार पर क्या किया गया, आंदोलन चलाया गया। कहां पर, गुडे मिल्स। गुडे मिल्स कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई, तो आपको पता है कि यहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में बताया गया। यहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते थे उन्होंने क्या करा, ये आंदोलन चलाया था। कारण क्या था, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, ठीक है, जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने कुछ इस तरह के वन कानून बना दिए थे जिसके आधार पर ये जो ट्राइबल जो थे, ना तो अपने कैटल्स को क्या कर सकते थे, जो इनके पशु थे उनको वनों में क्या कर सकते थे, ग्रेज कर सकते थे, यानी ना तो उनको चरा सकते थे, ना क्या कर सकते थे, जो आपकी फ्यूल वुड है या जो फायर वुड जिनको बोलते हैं, अपनी लकड़ियां जिनको बोलते हैं, उनको कलेक्ट करके ला सकते थे। समझ में आ गए, ना वनों में जा सकते थे, ना लकड़ियां कलेक्ट करके ला सकते थे, ना फल फ्रूट इकट्ठा करके ला सकते थे, ना अपने पशुओं को वहां पर क्या कर सकते थे, ले जाके चरा सकते थे, क्योंकि इनके ऊपर पूरी तरह से क्या लग गई थी, पाबंदी लग गई थी। जिस वजह से यहाँ के ट्राइबल जो थे अंग्रेजों से बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज थे। ठीक है, इसके अलावा फिर इनसे भी जब क्या करने का प्रयास कराया गया, बेगार। जब इनसे भी कहा गया कि आप हमारे लिए क्या करो, बेगार करो। बेगार में वो ये रेलवे लाइन डालो, सड़कें बनाओ, हमारे लिए इमारतें बनाओ, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गए, अंग्रेजों से गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। समझ में आ गया। तो इस तरह से इनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या उत्पन्न हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ। किनके मन में, ट्राइबल्स के मन में। और यहां पर इनको जिसने लीड किया वो एक बहुत ही स्पेशल पर्सन था, उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उस व्यक्ति का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अब इसके बारे में कई बार क्या करता है, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लेता है अल्लूरी सीताराम राजू का, कि भाई इसके बारे में कुछ बताओ। तो ये क्या कहता था कि मेरे पास कुछ क्या है, स्पेशल पावर्स है, स्पेशल पावर्स है, मेरे पास कुछ स्पेशल शक्तियां हैं, ये कहता था अल्लूरी सीताराम राजू। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो क्या कहता था, मैं एकदम सही सही राइट जो है ना, एकदम राइट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मैं ग्रह नक्षत्र के आधार पर देखकर अच्छी तरह से क्या कर सकता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, आगे के बारे में बता सकता हूं। और उसी के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं, किसी की भी हेल्थ जो है ना उसको मैं क्या कर सकता हूं, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो, उसको मैं हील कर सकता हूं, यानी ठीक कर सकता हूं। इसके अलावा ये क्या बोलता था, इसके अलावा कि जो बुलेट है, ठीक है, या तो गन शॉट बोल दो आप, या बुलेट जो, बुलेट शॉट जो है ना, कांट हार्म मी, यानी वो मुझे क्या नहीं कर सकती, नुकसान है नहीं पहुंचाएगी, गन शॉट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन कहता था, अल्लूरी सीताराम राजू। और ये जो अपने महात्मा गांधी जो थे, गांधी जी जो थे, ठीक है ना, गांधी जी को बहुत ज्यादा क्या करता था, एडमायर्ड करता था। कौन है, अल्लूरी सीताराम राजू। खासकर उनके कौन से वाली चीजें, जैसे वो गांधी जी कहते थे खादी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग अपने को नहीं करनी चाहिए, यानी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो गांधी जी के इस तरह के जो आइडियाज थे वो इसको बहुत ज्यादा क्या करते थे, इंस्पायर करते थे, ये उनको बहुत ज्यादा क्या करता था, एडमायर करता था। लेकिन गांधी जी का जो ये विचार था, कौन से वाला विचार, कि भाई नॉन वायलेंस जो है, ठीक है ना, नॉन वायलेंस जो है उससे क्या मिल सकता है, स्वराज प्राप्त हो सकता है, उससे ताल्लुक नहीं रखते थे, यानी उसको ये सपोर्ट नहीं करते थे। इनका कहना था विदाउट फोर्स है ना, बिना बल के आप क्या नहीं कर सकते, स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कहता था, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसके नेतृत्व में यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, उसको इन्होंने क्या करने का कोशिश करा, उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, ठीक है ना, तो उसको तहस नहस करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ मतलब इस तरह की स्थिति हुई, जब क्या हुआ उसके बाद में 1924 के अंदर, 1924 के अंदर इन्हें अंग्रेजों को लगा कि भैया तो अपने खिलाफ कुछ मतलब की गलत करवा सकता है, तो 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू को क्या कर लिया था, गिरफ्तार करके उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन जिस तरह के काम इसने यहाँ के ट्राइबल्स के लिए किए थे गुडे मिल्स वाली जगह पर, तो ये लोग, ये जो आपका अल्लूरी सीताराम राजू है, यहाँ के लोगों के लिए क्या बन गया है कि
फोक हीरो बन गया, यानी एक लोक नायक बन गया। क्योंकि जिस तरह से अपनी शक्तियों का वर्णन करते थे अल्लूरी सीताराम राजू, उस आधार पर लोग इनको क्या मानने लग गए थे, इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी भगवान के समान, यानी भगवान के अवतार की तरह ही देखने लग गए थे। किनको? अल्लूरी सीताराम राजू को। कौन? यहाँ के जो ट्राइबल्स थे, कहाँ के? गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश के। तो ये था अपना गुडेम हिल्स वाला इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई, किस तरह का मेथड था, ट्राइबल्स थे, लीड किसने किया? अल्लूरी सीताराम राजू ने। दिक्कत क्या थी? मैंने बताया था आपको कि जैसे इनको वनों में घुसने नहीं दिया जाता था, वनों में ले जाकर पशुओं को चराने नहीं दिया जाता था, लकड़ियां इकट्ठा करके नहीं लाने दिया जाता था, फिर इनसे बिगाड़ भी करवाया जाता था। तो लोग बड़े क्रोधित थे, किससे? अंग्रेजों से। तो यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू इनको क्या करता है? लीड करता है। और फिर अपन ने इसके बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा, गांधी जी की कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, कौन सी को नहीं करता था, वो भी मैंने आपको इसमें बताने का पूरा प्रयास किया। तो ये अपना गुडेम हिल्स वाला कंट्री साइड के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है। आप देख रहे हो मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर आपको लगता है चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा नया वीडियो डालने पर। अब आज की क्लास का जो अपना लास्ट टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक बोर्ड के ऊपर। लास्ट जो टॉपिक है अपना वो है स्वराज इन द प्लांटेशंस। स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी बगानों की बात करेंगे अपन। यानी ये कौन से साइड की बात करेंगे अपन? आसाम वाले साइड की बात करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि एज ए इंडेंजर्ड लेबरर बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ भारत में भी आसाम वाली साइड में प्लांटेशन के अंदर क्या करने के लिए, काम करने के लिए भेजा जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे, प्लांटेशन जो वर्कर्स थे, इनके लिए इस आंदोलन के आधार पर स्वराज का मतलब क्या था? तो क्या था कि जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे, जो मोस्टली ब्रिटिशर्स होते थे, वो क्या करते थे, इनको वहीं रखते थे और वहां से आने जाने नहीं देते थे। कहने का मतलब ये क्या चाहते थे? फ्रीडम चाहते थे कि भाई जब अपन चाहें तब घर जाएं, वापस आ जाएं, यानी अपने जो रूट्स हैं या जो विलेजेस हैं उनसे क्या करना चाहते थे? लिंक रहना चाहते थे। कौन? जो प्लांटेशन वर्कर्स थे। फिर क्या हुआ आपको पता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कब पास किया था? 1859 के अंदर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? स्वराज इन द प्लांटेशन वाला। तो इसको अच्छी तरह से देखें क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसके आधार पर क्या था, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, इंग्लैंड यानी देश के अंदर एमिग्रेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला अधिनियम। तो क्या था इसके अंदर कि अगर आप जा रहे हो तो जो अथॉरिटी आपकी, यानी जो मालिक है आपका, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के बाद आप क्या कर सकते थे? कहीं भी जा सकते थे। लेकिन मोस्टली क्या होता था कि जो भी अथॉरिटी में होता था वो इनको ये परमिशन नहीं देता था। ये बहुत ज्यादा क्या थे, उनसे परेशान थे। और इसी समय फिर आपका क्या होता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन शुरू होता है। जब इनके पास वो खबर पहुंचती है तो ये अथॉरिटी को क्या करके, इग्नोर करके, और हेडेड टुवर्ड्स देयर होम, यानी अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि क्या खबर आती है कि गांधी जी ने कहा है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको उनके विलेजेस के अंदर लैंड क्या किया जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इनको लगा कि अब गांधी राज आने वाला है तो यहाँ रहने से क्या फायदा है, अपन वहीं चलते हैं और आराम से क्या करते हैं, अपनी जमीन के ऊपर खेती करेंगे और रहेंगे। तो अपना जो अथॉरिटी था या ओनर था उसको इग्नोर करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, हेडेड टुवर्ड्स देयर हाउस, यानी अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। कौन चल पड़ते हैं? जो प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं। लेकिन देखिए डिसफॉर्चुनेट, देखिए उस दिन क्या होता है, स्टीमर और रेलवे की क्या होती है? स्ट्राइक होती है। यानी जो स्टीमर है, नाव वगैरह आपका, और रेलवे की उनकी क्या होती है? हड़ताल होती है, जिस वजह से वही क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं, यानी आगे जा नहीं पाते हैं। तुरंत अंग्रेज अपने सिपाहियों को वहां कर भेजकर इनको क्या करते हैं? पकड़ के लेके आते हैं और फिर इनको सजा देने के बाद वापस इनके ओनर्स के क्या कर दिया जाता है? हवाले कर दिया जाता है। किनको? प्लांटेशन वर्कर्स को। लेकिन इन्होंने भी इस आंदोलन के आधार पर अपन ने देखा कि हाँ भाई अपना जो चाह रहे थे वैसा करने का क्या किया? प्रयास किया। तो ये है आपका स्वराज इन द प्लांटेशन। तो इस टॉपिक के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि छोटे छोटे स्तर पर है ना, अलग अलग जगह क्या करे गए? छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए। किसका नाम लेकर? या तो गांधी जी का नाम लेकर या फिर नॉन कोऑपरेशन का सहारा लेकर। तो जो ये छोटे छोटे आंदोलन चाहे इन्होंने अपने मतलब के लिए चलाए हो, लेकिन सीधी सी बात है
इन सारे छोटे छोटे आंदोलन को किसका पार्ट माना गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही क्या माना गया? पार्ट माना गया। फिर धीरे धीरे जब ये आंदोलन चलता रहा, फिर आपको पता है फरवरी 1922 को, फरवरी 1922 को, ठीक है ना, चोरी चोरा वाला एक घटना होता है, चोरी चोरा वाली जो आपकी इंसिडेंट है वो होती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा आपको पता है कि जैसे पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया जाता है, सत्याग्रहियों के ऊपर हमला किया जाता है, फिर वो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, इस तरह से। तो बहुत वायलेंट घटना होती है, जिसके बाद गांधी जी जो है फरवरी 1922 को, यानी फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या कर लेते हैं? इस घटना के बाद वापस ले लेते हैं। ये घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो आपका मैप का भी क्वेश्चन है, मैप में भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि चोरा चोरी वाली घटना कहां पर हुई थी? कहां हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना हुई थी। तो ये था आज का अपने टॉपिक, इंपॉर्टेंट अपन ने टाउन वाला पढ़ा कि भाई यहाँ टाउन के अंदर ये आंदोलन के आधार पर क्या एक्टिविटीज हुई। फिर अपन रिबेलियन इन द कंट्री साइड में अपन ने अवध के बारे में पढ़ा, गुडे मिल्स आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा, इसके अलावा आसाम में अपन ने प्लांटेशन के अंतर्गत भी पढ़ा, और फिर गांधी जी ने किस वजह से आंदोलन वापस लिया ये भी अपन ने पढ़ा। तो ये आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बताने का क्या किया, प्रयास किया। बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है कि बच्चों को सिंपल वे से चीजें क्या की जाए, बताई जाए, ताकि बच्चों को चीजें समझ में आए। तो इस मेहनत का किसी न किसी रूप से फल मिलना चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरे को और ज्यादा मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि वो तो बनता ही है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको तुरंत वीडियो मिलेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा और इस वीडियो का आपको क्या मिल पाएगा? फायदा मिल पाएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, इसी आस के साथ कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार इसको चला चला के देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो ये था अपनी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।